हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 8 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और शुरुआत करेंगे कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट से। आज हमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी डिस्कशन करना है और बहुत सारे एमसीक्यू हैं। आज मैं आपको कुछ नए टर्म्स भी सिखाऊंगी कि क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स और क्यों यहाँ पे इतना न्यूज़ में है। उन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है उनके लिए एक सरप्राइज है। आप जल्दी से क्लास ओवर होने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करके देखिएगा। मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई हैं। आप उन तीनों पीडीएफ्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक पीडीएफ आपकी जीआई टैग पे है, एक पद्म अवार्ड पे है और एक आपकी स्पोर्ट न्यूज जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे जो स्पोर्ट्स हुए थे ना, उन पे एक पीडीएफ है, फ्रीली अवेलेबल है मैगजीन सेक्शन में। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास मेरा एप्लीकेशन होना चाहिए। तो एप्लीकेशन को सिंपली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च कर लेना एक बार पूजा जैन क्लासेस, तो आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे मैगजीन वाले सेक्शन में 3 नई पीडीएफ्स को अपलोड किया है। फ्री पीडीएफ्स हैं, आप उनको इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिग क्या होता है? आप लोग ने अंजीर के बारे में सुना होगा ना, बस वही है ये। सो इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस एक्सपोर्टेड टू द पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन मार्केट में इंडियन फिग जूस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है एंड रिसेंटली इसकी परमिशन दी है। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम इंडियन फिग जूस विल रीच द यूरोपियन मार्केट। ठीक है, ये जो फिग है ये बहुत हेल्दी होते हैं। अपने यूनिक टेस्ट, साइज और न्यूट्रिशनल बेनिफिट के लिए इन्हें जीआई टैग मिला था। कहां पर है ये? आंसर हो जाएगा पुरंदर हाईलैंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है और यही लोग हैं जो एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के जीआई टैग फिग जूस को पोलैंड में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पुरंदर की जो फिग्स है वो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, इनका जो टेस्ट है, इसके अलावा साइज और न्यूट्रिशनल बेनिफिट के कारण इनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था। चलिए, अब यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, नोटो रिपोर्ट या नोटो एनुअल रिपोर्ट 23-24, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 23-24। कब इसको रिलीज किया गया है? 3 अगस्त को, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो याद रखना है हमें, सिंस 2010 से हम 3 अगस्त को, 3 अगस्त को एवरी ईयर इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं और उसी ओकेजन पे इस बुक को रिलीज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो पूरा का पूरा जुलाई मंथ है, तो जुलाई मंथ को ऑब्जर्व किया गया है एज अ ऑर्गन डोनेशन मंथ। तो जुलाई मंथ को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ऑर्गन डोनेशन मंथ, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक कैंपेन भी स्टार्ट हुआ था 3 अगस्त को, अंगदान जन जागरूकता अभियान। इस कैंपेन को भी लॉन्च किया गया था और बहुत सारे अवेयरनेस एक्टिविटीज को हमारी कंट्री में रन किया गया। अब हम इस एनुअल रिपोर्ट पे बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया ने पहली बार यहाँ पर 1000 डिसीज्ड ऑर्गन, मतलब ऐसे पर्सन जो नॉन लिविंग है, जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे ऑर्गन डोनेशन एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 के रिकॉर्ड को यहाँ पर पार किया है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी। चलिए बात करते हैं कुछ डिटेल पॉइंट्स के बारे में, या जो की फाइंडिंग्स हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। सो प्रेजेंटली इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आजकल आप देख रहे हो स्पेशली इन बॉलीवुड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा चलता है, राइट? तो यहाँ पर इंडिया 3rd नंबर पे है वर्ल्ड में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में। अब यहाँ पर जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब फीमेल कितनी फीमेल्स हैं जो ऑर्गन डोनेट करती हैं और कितने मेल हैं जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो आप देखेंगे 63% ऑफ द लिविंग डोनर वर वीमेन एंड 77 ऑफ डिसीज्ड डोनर वर मैन। यहाँ पर ये डेटा दिया है, मतलब लिविंग वीमेन 63% है जो ऑर्गन को डोनेट करती हैं और 77% ऐसे मैन हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, बट डेथ से पहले वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करके गए थे। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट वाई रीजन। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसप्लांटेशन देखा गया है वो दिल्ली में देखा गया है, देन राजस्थान एंड देन वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी
फॉरेन नेशनल्स का, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर नियरली 78% ऑफ द फॉरेन नेशनल ट्रांसप्लांट्स, तो यहाँ पर इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स आके हमारे देश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। 4,426 ट्रांसप्लांटेशन टोटल विथ फॉरेन नेशनल्स अकाउंटिंग फॉर ओवर 32%। फिर राजस्थान में जो फॉरेन नेशनल्स ने ट्रांसप्लांट किया है वो 116 है, वहीं वेस्ट बंगाल में 88 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉरेनर्स को जो ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं या ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन के रूल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ऑर्गन फ्रॉम डिसीज डोनर आर अलोकेटेड टू द फॉरेनर्स ओनली व्हेन नो मैचिंग इंडियन पेशेंट आर अवेलेबल। तो केवल फॉरेनर्स को तभी ऑर्गन्स दिए जाते हैं ऐसे नॉन लिविंग पर्सन के जिनका कोई भी मैच इंडिया में ना मिल रहा हो, उसी केस में फॉरेनर्स को यहाँ पे अलॉटमेंट होता है। नाउ बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन रेट। तो हमारे देश में लेस देन 1 पर मिलियन पॉपुलेशन आपको डोनेशन रेट देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो हमारे देश में ऑर्गन को डोनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन। इस मिशन को हम डिस्कस करेंगे, कब लॉन्च हुआ था, क्या काम करता है, लेकिन फिलहाल करेंट अफेयर्स में क्यों है, न्यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। तो आप लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा विच इज ट्राइफेड। ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक मेजर अनाउंसमेंट किया है। क्या किया है? इन्होंने कहा है कि अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन हम पूरी कंट्री में 3,958 वन धन विकास केंद्र को ओपन करेंगे, ठीक है, जिसके लिए ट्राइफेड ने 587 करोड़ रुपीस भी सैंक्शन किए हैं। तो हमारे देश में वन धन विकास केंद्र को सेटअप किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, और इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया होगी। इसके लिए 587 करोड़ रुपीस दिए गए हैं और कितने विकास केंद्र बनाए जाएंगे? 3,958। इसमें होगा क्या? बेसिकली जैसे कि 4-5 आपके विलेजेस हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, और ट्राइबल कम्युनिटीज कहाँ रहती हैं? जनरली फॉरेस्ट में रहती हैं, और वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करती हैं। अब जैसे कि हनी को कलेक्ट करके लाए या कोई औषधि कलेक्ट करके लाए, तो इसको प्रोक्योर कौन करेगा? इसको एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी? एक तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक क्लस्टर, मतलब ये जो 4-5 आपके विलेजेस हैं उसको मिला के एक क्लस्टर बना दिया गया, मतलब एक आपने वन धन विकास केंद्र को सेटअप कर दिया। और ये केंद्र क्या करेगा? वैल्यू एडिशन करेगा, ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर करेगा, सेल करेगा, बाय करेगा, तो एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ट्राइबल कम्युनिटी को। तो दीज वन धन विकास केंद्र विच आर क्लस्टर ऑफ ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप एम टू एनहांस द लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी थ्रू द वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये इसका पर्पस है। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केंद्र स्थापित किए जाएंगे वो कहां पर किए जाएंगे? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश लीड्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 415 वन धन विकास केंद्र, फॉलोड बाय द आसाम एंड देन राजस्थान। तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हर एक विकास केंद्र को सेटअप करने के लिए जो फंडिंग दी जाएगी वो 15 लाख रुपीस की होगी। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर केंद्र को स्थापित करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो 15 लाख रुपीस दिया जाएगा, और मिनिमम जो स्मॉलेस्ट अलोकेशन हुआ है वो कहां पर हुआ है? दादर एंड नागर हवेली में। दादर नागर हवेली एंड दमन दीव में केवल एक ही विकास केंद्र को सेटअप किया जाएगा जिसके लिए 15 लाख रुपीस यहां पर अलॉटमेंट किया है, ठीक है। ये बात यहां पर मेंशन की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में। जो आपकी प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन है, इसकी नोडल एजेंसी क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इस स्कीम का टेन्योर 2021-22 टू 25-26 है, जिसके लिए टोटल बजट 1612 करोड़ रुपीस है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर लोकसभा में एक और स्कीम न्यूज में थी तो हम भी उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंदिनी सहकार योजना, ठीक है। नंदिनी सहकार योजना के बारे में अमित शाह जी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी तक हमने जो नंदिनी सहकार योजना है 31 मार्च 2024 तक हमने 6,426 करोड़ रुपीस डिसवर्स किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है।
जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके डेवलपमेंट करने के लिए हमने 6,400 करोड़ रुपए दिए हैं एज ऑफ 31 मार्च 2024। ये इन्होंने लोकसभा में बताया। तो यहाँ पे नंदिनी सहकार योजना होती क्या है? तो सबसे पहली बात, नंदिनी सहकार योजना को लॉन्च किया था NCDC ने, मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस स्कीम को रन करता है। इसका पर्पस है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना वीमेंस को। ठीक है, तो जो वीमेन लेड या वीमेन जिन संस्थाओं को चलाती हैं, जो वीमेन रिलेटेड सहकारी संस्थाएं हैं, उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और उनका सोशल इकोनॉमी स्टेटस इंप्रूव करना, ये इसका पर्पस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावरिंग वीमेन थ्रू द कोऑपरेटिव्स, इनहांस द सोशल इकोनॉमी स्टेटस ऑफ द वीमेन। और यहाँ पर जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ऐसी सोसाइटीज जिसमें एटलीस्ट 50% वीमेन्स प्राइमरी मेंबर हो और कम से कम वो 3 मंथ्स तक ऑपरेशन में हो, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जिनको फाइनेंसिंग की जाती है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 2% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अगर आप यहाँ पे जो लोन लेते हो वो इनोवेटिव एक्टिविटीज में लगाते हो। अगर आपकी कोई बोरोइंग है उसके लिए आपने लोन लिया है तो 1% आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द प्रोजेक्ट बाय द वीमेन कोऑपरेटिव्स। ये आपका नंदिनी सहकार योजना आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब एक और फैसला लिया गया है आरबीआई के द्वारा। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो 2022 दिसंबर 2022 में आरबीआई ने लॉन्च की थी ई रूपी। ठीक है, जो आपके फिजिकल करेंसी को ट्रांजिशन लाती है डिजिटल करेंसी में, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का मिशन था जैसे कि बिटकॉइन वगैरह है, लेकिन ये लीगलाइज्ड नहीं है, बिटकॉइन की कोई अथॉरिटी नहीं है, सेफ नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे जो सेंट्रल बैंक के द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो इसलिए इसको लॉन्च किया था, लेकिन इतना कोई फायदा हुआ नहीं। तो यहाँ पर 5 पेमेंट एग्रीगेटर या गेटवेज के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ पायलट फॉर द ई रूपी, अ डिजिटल अल्टरनेटिव टू द फिजिकल करेंसी इन द दिसंबर 2022। बट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए 5 प्रोमिनेंट पेमेंट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कौन कौन सी कंपनीज है तो आप देख सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, क्रेड, मूवीबिक एंड अमेजॉन पे। ये आपकी 5 कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके साथ मतलब अलाइन किया है पायलट प्रोजेक्ट फॉर द ई रूपी, इंडियाज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए। इससे क्या होगा, अभी तक क्या होता है, केवल बैंक को ही परमिशन थी, बैंक ही अलाउ थे कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ई रूपी में, लेकिन अब ये जो पेमेंट एग्रीगेटर या पेमेंट कंपनीज है ये भी अलाउ करेंगी और एडॉप्ट करेंगी एंड लोगों को इनकरेज करेंगी ई रुपए के लिए, जो कि आपकी डिजिटल करेंसी है। So allow these companies a popular payment app to offer e-rupee transactions is seen as a strategic move to boost adoption and expand the user base। इसलिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ लीगल टेंडर, जैसे कि हमारा 1 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर है, वैसे यहाँ पर ये आपकी जो डिजिटल करेंसी है ये भी आपका लीगल टेंडर है, इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन द डिजिटल फॉर्म। क्लियर रहती चीजें। अब यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश है जिन्होंने इस तरह की करेंसी पहले ही अडॉप्ट करके रखी है। तो आप देखेंगे बहामस एक आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड कंट्री। अभी हम मैप में दिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर ये क्यूबा है, ये आपका कैरेबियन आइलैंड अटलांटिक ओशन का पार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको दिख रहा है। और इस कंट्री पहले कॉमनवेल्थ कंट्री हुआ करती थी और उसके बाद 1973 से ये इंडिपेंडेंट है, जिसका नाम है बहामस। ठीक है, ये जो कंट्री है ये पहली इकोनॉमी है जिसने CBDC मतलब जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सैंड डॉलर उसको लॉन्च किया था 2020 में, 2020 में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है। नाइजीरिया, इसने ई नायरा को इंट्रोड्यूस किया था 2020 में। वहीं चाइना ने भी ECNY को लॉन्च किया था अप्रैल 2020 में। तो ऐसा नहीं है कि भारत ही पहला है जो इसको लॉन्च कर रहा है, इसके पहले भी कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने डिजिटल रुपया को लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, DBS बैंक। सो DBS बैंक ने रिसेंटली सीनियर सिटीजन के लिए एक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है DBS गोल्डन सर्कल। DBS गोल्डन सर्कल किसने लॉन्च किया है? DBS बैंक ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? तो सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। इसमें कोई भी
रेसिडेंट है इंडिया का, जो सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी एज 60+ है, ठीक है, तो उनके लिए आपको कई सारे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। क्या ऑफर्स हैं? तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग अकाउंट एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफडी पर और सेविंग अकाउंट पे काफी हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किए जाएंगे सीनियर सिटीजन को, जो इंडियन है, जिनकी एज 60+ है। इसके अलावा कई सारे इनहांस सिक्योरिटी फीचर्स भी लॉन्च किए जाएंगे, बिकॉज आजकल जो साइबर क्राइम या फ्रॉड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनकी मनी को, उनके फंड को सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन ये है कि सीनियर सिटीजन इनरोल्ड इन द डीबीएस गोल्डन सर्किल कैन अर्न अप टू द 7% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेविंग अकाउंट। इतना कहीं भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है सेविंग अकाउंट में, आपको पता है 2 to 3% या मैक्सिमम 2.5-2.4% ही सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेविंग अकाउंट, बैलेंस अबव द 4 लाख एंड अप टू द 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम है। इसके अलावा दे कैन बेनिफिट फ्रॉम एन एनहांस इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5% पर एनम ऑन द एफडी विद टेन्योर रेंज फ्रॉम द 376 डेज टू द 540 डेज। तो एफडी पे भी एडिशनल इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। टू इनहांस सिक्योरिटी, डीबीएस गोल्डन सर्किल प्रोग्राम ऑफर साइबर इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अप टू 1 लाख रुपीज तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया गया है। डीबीएस बैंक मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ द सिंगापुर, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। फॉर्मेशन 1968 में हुआ था। चेयरमैन पीटर शीहे हैं और सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। चलिए अगली कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। क्या है ये कहानी? हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन मतलब आपको आपके असेट पे जो गेन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है कि आज से 10 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल 2014 में मैंने कोई एक असेट खरीदा था, एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। 1 लाख रुपए की मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 2024 में जब मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाऊंगी तो वो प्रॉपर्टी हो गई 10 लाख रुपए की। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, मार्केट चेंज हो रहा है, रियल एस्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इन्फ्लेशन होना जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी के रेट भी इंक्रीज हो ही जाएंगे। तो ये 10 सालों में आप देख सकते हैं कि 9 लाख रुपए मुझे अपनी प्रॉपर्टी पे ज्यादा मिले। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ, यही क्या है? कैपिटल गेन है। और इस पे ही क्या लगता है? टैक्स लगता है, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब कैपिटल गेन टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी होल्डिंग लेस देन 2 ईयर्स की है, मतलब मैंने 2024 में प्रॉपर्टी को परचेज किया और 2026 में ही इसको बेच दिया, तो आपकी जो लैंड होल्डिंग है वो लेस देन 2 ईयर्स की है, तब वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और इस पे आपके जो कैपिटल गेन टैक्स है वो डिपेंड करता है आप किस टैक्स रिजीम में आते हैं या टैक्स स्लैब में आते हैं। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10% वाले क्राइटेरिया में आती हूं तो मुझे यहाँ कैपिटल गेन भी 10% देना पड़ेगा। अगर मैं 20% वाले क्राइटेरिया में आती हूँ तो कैपिटल गेन भी 20% देना होगा। और अगर मेरी एनुअल इनकम 7 लाख रुपए से कम है, लेस देन 7 लाख रुपीज है, मतलब मैं किसी भी टैक्स रेट स्लैब में नहीं आती, तो उस केस में मुझे कैपिटल गेन भी नहीं देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, आप इनकम टैक्स में किस रेट में आते हो, वही आपको कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा। ये होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें आपकी प्रॉपर्टी होल्डिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ईयर्स होती है, मतलब आपने 2 साल से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, उसके बाद आप बेच रहे हो, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बजट से पहले जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो फिक्स था, आपको 20% टैक्स पे करना था। लेकिन बजट आया है अभी 23 जुलाई को, और बजट के बाद से ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 12.5% कर दिया है। अगर आपने बजट के हाईलाइट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, ये सारी बातें वहां पे डिस्कस हुई थी। तो 20% से रिड्यूस करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बजट में कितना कर दिया है? 12.5%। बट कंडीशन क्या थी? रेट तो कम कर दिया, लेकिन यहां पे बोला गया विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। अब ये क्या कहानी हो गई? चलो इसको भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने CII के बारे में आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल गेन है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 2001-2 में एक बेस बनाया गया कि उस समय किसी प्रॉपर्टी का रेट 100 रुपीज था और उस पर कैलकुलेशन हो रहा था। और फिर एवरी ईयर यहाँ पर जो आपका इंडेक्सेशन है उसको रिलीज किया जाता है, जैसे कि 363 अभी आपका चल रहा है।
ये बताता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2007 में ये रेट 109 रुपीज था, मतलब 9 रुपीज यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहले कैसे कैलकुलेशन होता था, तो पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे जो आपका इंडेक्स चल रहा है, इंडेक्स रेट है, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि बेस ईयर 100 है 2001 में, आपने प्रॉपर्टी खरीदी फॉर एग्जांपल 2010 में जब रेट चल रहा था 200 रुपये, और आपने इसको बेचा 2024 में, फॉर एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि अभी रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल 300 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि इंडेक्स रेट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो कैपिटल गेन ऐसे कैलकुलेट होगा कि 2010 में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, और अभी वो प्रॉपर्टी कितनी हो गई है, अभी वो प्रॉपर्टी हो गई है 10 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 9 लाख रुपीस क्या हो रहा है, 9 लाख रुपीस आपको यहाँ पर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपको प्रॉपर्टी में गेन हो रहा है, असेट में गेन हो रहा है, उस पर आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो कैपिटल गेन कैसे लगेगा, तो देखेंगे 1 लाख रुपए कब था, जब 200 रुपये वैल्यू थी, मतलब इंडेक्स क्या था 200 रुपये था। अभी आप देख रहे हो 300 रुपये हो गया है, तो हम यहाँ पे 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 300 से, और डिवाइड करेंगे 200 से। तो यहाँ पर अब जो फॉर एग्जांपल ये डेटा अगर आप निकाल लोगे, तो फॉर एग्जांपल अगर ये आ जाता है आपका 1,40,000 रुपये आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 1,40,000 रुपये आ गया, तो आपको जो गेन या जो आपको टैक्स पे करना है वो 10 लाख रुपए पे नहीं करना है। आप क्या करोगे, 10 लाख में से ये जो 1,40,000 रुपये है इसको माइनस करोगे, उसके बाद जो पैसा आएगा ना उस पर आपको टैक्स लगता था। मेरी बात समझ रहे हो, मैं फिर से बताऊं, सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था कि जैसे कि सिंपल सारा कार्यक्रम जैसा दिख रहा है वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको समझिए कि मैंने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली, 10 लाख में बेच दी, मुझे गेन हुआ 9 लाख रुपए का, तो 9 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स किस पे लगता है, फॉर एग्जाम्पल जब 1 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी थी तब आपका इंडेक्स रेट था 100 रुपीज, और 10 लाख रुपए की जब प्रॉपर्टी हो गई आपका इंडेक्स हो गया है कितना, 200 रुपीज। तो इन्फ्लेशन हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, डिवाइड करेंगे 100 रुपए से, मतलब 100 से, और जो यहाँ पे डेटा निकल के आएगा ज्यादा ही होता है, 1 लाख से ज्यादा ही निकल के आएगा। तो 1 लाख से जब ये अमाउंट ज्यादा हुआ, कितना हो गया देखो, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपने 10 से 2 को माइनस कर दिया, कितना हो गया 8 लाख रुपए। तो आपका जो 20% टैक्स लगता था वो किस पे लगता था, 8 लाख पे, ना कि 9 लाख पे। ये होता है आपका इंडेक्सेशन, ठीक है। पहले ऐसा होता था 20% के साथ, फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसको रिड्यूस करके 12.5 कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो लोग नाराज हो गए, लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है, कि कैपिटल गेन ज्यादा हो गया कि कम हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसके बाद अपने डिसीजन को रिवाइज कर दिया, अपने डिसीजन को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, और इसमें यूजर्स को या जो प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट के जो भी डेवलपर्स हैं, उनको छूट दे दी कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 20% आपको विथ इंडेक्सेशन टैक्स गेन, मतलब कैपिटल गेन टैक्स देना है, या आपको 12.5% टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। इस तरीके से डेटा को, मतलब इस तरीके से अपने फैसले को रिवाइज करने का काम रिसेंटली किया है। आई थिंक अब समझ में आया होगा कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है। चॉइस ऑफ द टैक्स रिजीम अवेलेबल करा दी गई है, सिंपल सी बात है, ठीक है, डन। नेक्स्ट है LIC। LIC ने 4 न्यू टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स को लॉन्च किया है, वो भी यूथ के लिए, ठीक है। कौन कौन से हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, तो आप देखेंगे LIC युवा टर्म, LIC डिजी टर्म, LIC युवा क्रेडिट लाइफ और LIC डिजी क्रेडिट लाइफ। और ये जो चारों प्लान्स है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो LIC युवा टर्म इज अवेलेबल ऑफलाइन थ्रू आवर immediately and LIC डिजी टर्म इज अवेलेबल ऑनलाइन ओनली थ्रू आवर वेबसाइट। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि जो यंगस्टर है वो अगर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में, तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे यहाँ पर इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है तो युवा टर्म खरीद लो, ऑनलाइन खरीदना है तो आप डिजी टर्म प्लान खरीद लो, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर लाइफ युवा टर्म और डिजी टर्म को भी लॉन्च किया गया है। ये एक तरीके से रिस्क प्लान है, एक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कवरेज करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर की फैमिली को। अगर किसी भी वजह से सब्सक्राइबर, मतलब जो यूथ है जिसने इस टर्म इंश्योरेंस को लिया, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो सब्सक्राइबर की फैमिली होगी उसको पॉलिसी का जो भी बेनिफिट होगा वो मिल जाएगा। इस तरीके से काम करता है। मिनिमम एज कितनी है, 18 ईयर्स टू मैक्सिमम
45 ईयर्स है और मैच्योरिटी एज आपकी 33 टू 75 ईयर्स तक हो सकती है। अब टर्म इंश्योरेंस क्या होते हैं? तो टर्म इंश्योरेंस एक तरीके के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही होते हैं जो ऑफर करते हैं फाइनेंशियल कवरेज टू द पॉलिसी होल्डर फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। In case of the death of the insured individual during the policy term, the death benefit is paid by the company to the beneficiaries। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक टैंक के बारे में। आपको ये टैंक दिखाई दे रहा है जो रशिया ने बनाया है, जिसका नाम क्या है? कमाज। कमाज टाइफून इसका नाम है। ठीक है, तो ITBP टू गेट रशियन कमाज टाइफून व्हीकल फॉर द LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके लिए ये हमारे पास व्हीकल आया है। कमाज टाइफून फैमिली एक माइन रेजिस्टेंट, मतलब यहाँ पर अगर इसके टायर्स किसी माइन के नीचे आ गए, किसी IED के नीचे आ गए तो भी यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा जो सडन अटैक्स होते हैं उससे भी ये प्रोटेक्ट कर सकता है। तो माइन रेजिस्टेंस एम्ब्यूज प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल आपको देखने को मिलेगा, जिसको डेवलप किया है एक रशियन कंपनी जिसका नाम है कमाज। ठीक है, ये जो टाइफून है इसको इनिशिएट किया गया था 2010 में, मतलब 2010 में रशियन कंपनी ने इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया था और फाइनली हमारे पास ये आया है LAC में डिप्लॉय करने के लिए। ये आपका वी शेप्ड डिजाइन है जो कि आपकी एनर्जी, मतलब माइन और IED की जो एनर्जी आती है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ब्लास्ट का असर इस आर्म वेपन पे नहीं पड़ता, इस आर्मर पे नहीं पड़ता। द बॉडी आर्मर इंक्लूड कंपोजिट मटेरियल कंबाइनिंग सिरेमिक एंड स्टील से बनी हुई है, जो आपको स्मॉल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना उससे भी प्रोटेक्ट करने में कैपेबल होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो विथ रिस्पेक्ट टू कमाज टाइफून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। कमाज टाइफून इज अ आर्मर्ड व्हीकल यूज्ड बाय द रशियन मिलिट्री। हाँ भाई सही है, उन्होंने अपने लिए बनाया था, बाद में हमको मिला है। इट इज डिजाइंड फॉर ट्रूप ट्रांसपोर्ट एंड द माइन रेजिस्टेंस एम्ब्यूज प्रोटेक्शन। हाँ भाई ये बात भी सही है। कमाज टाइफून इज इक्विप्ड विथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर कैपेबिलिटीज इसमें नहीं है, ये आपको प्रोटेक्ट कर सकता है ओनली। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट न्यूज़ आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी देखेंगे। हम आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस अपॉइंटेड हेड ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट। तो रिसेंटली बांग्लादेश में इंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पर मोहम्मद यूनिस को अपॉइंट किया गया है। तो हैं कौन मोहम्मद यूनिस? तो सबसे पहली बात, अगर हम ग्रामीण बैंक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक। इन 1983 यूनिस ने एस्टेब्लिशमेंट किया था ग्रामीण बैंक का। इसका पर्पस जो था कि जो आपके लो इनकम ग्रुप हैं या फिर स्मॉल माइक्रो फाइनेंस करना, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना, जिसके कारण आपको यहाँ पे कोलेट्रल की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, नो नीड ऑफ कोलेट्रल, और स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे। इसलिए इन्हें बैंकर्स टू द पुअर भी कहा जाता है और इसलिए इन्हें 2006 में माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, और इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है इंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए एडवाइजर। कर लेते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली बात, अ बांग्लादेश रजिस्टर C-130J Hercules jet become the most tracked flight on the flightradar24.com। यहाँ पे बताया गया कि ये जो फ्लाइट है, ऐसी रिपोर्ट थी कि बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना, वो इसी कंट्री से, मतलब इसी फ्लाइट से बांग्लादेश को लीव कर रही हैं और इंडिया में आ रही हैं। ठीक है, सो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए आपको ये काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिला। और उसके बाद ये जो फ्लाइट थी वो मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर इतनी चीज़ें। इसके अलावा होम मिनिस्टर ने रिसेंटली RR स्वाइन को फुल टाइम DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चर कोलैबोरेशन दिया है। ये जो मैत्री ग्रांट है किसने दिया है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दिया है, इंडियन गवर्नमेंट को दिया है, जिससे हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो कल्चर कोलैबोरेशन है उसको इंक्रीज कर सके। एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्च पे और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया है। चलिए अब MCQ को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये स्टैटिक GK और सभी सब्जेक्ट के PYQ अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड डेली करंट अफेयर्स के PDF भी टेलीग्राम और एप्लीकेशन पे अवेलेबल होती है, अब वहाँ से इसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, आप देख सकते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म की लिस्ट है।
एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारे देश में 9 क्लासिकल डांस है और फ्रिक्वेंटली इन क्लासिकल डांसेस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप जब स्टैटिक जीके वाली फाइल को डाउनलोड करोगे ना PYQs, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, मणिपुरी मणिपुर से है, कथक उत्तर प्रदेश में जनरली नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसी उड़ीसा से है, कथकली आपको केरला से एसोसिएट मिलेगा, मोहिनी अट्टम भी केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा आप देखेंगे सात्रिया डांस फॉर्म आसाम से है और छऊ आपको ईस्टर्न इंडिया उड़ीसा झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ई सांख्यिकी पोर्टल। ये पुरानी न्यूज है, हमने इसको डिस्कस किया था कि किस मिनिस्ट्री ने ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया था अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। तो ये लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है 5 मेजर पेमेंट कंपनी हैव अप्लाइड टू ज्वाइन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पायलट प्रोजेक्ट फॉर इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी। तो वो कौन कौन सी 5 कंपनीज है? तो अभी हमने देखी है, गूगल पे थी, फोन पे थी, अमेजॉन भी थी, इसके अलावा क्रेड और मोबिक्विक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। विच बैंक हैज लॉन्च गोल्डन सर्कल एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर द सीनियर सिटीजन। तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है DBS बैंक ने, रिसेंटली हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ क्विक कॉमर्स वर्टिकल स्विगी इंस्टामार्ट। तो स्विगी इंस्टामार्ट के लिए COO कौन बन गए हैं? तो CEO यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं साई राम कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, याद कीजिए अभी रिसेंटली हमने इस न्यूज को कवर किया था। असम राइफल के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? विकास लखेरा बने हैं। ऑप्शन डी। अविनाश सावले बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन जिन्होंने क्वालिफाई किया था ब्लैंक स्टेपल फाइनल में। तो स्टेपल चेस 3000 मीटर में इन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। अविनाश सावले इनका नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि विनेश फोगाट इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है अभी पेरिस ओलंपिक से, और इनका ओवरवेट था 100 ग्राम्स। तो पूछा जा रहा है किस कैटेगरी में ये फाइट कर रही थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 50 kg कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर ये ओलंपिक जीतती तो हमारे देश की ये पहली वीमेन रेसलर बन जाती जो सिल्वर मेडल या फिर गोल्ड मेडल लेकर आती। अगर हम रेसलिंग मेडल के बारे में बात करें इंडिया में, तो इंडिया ने अभी तक 7 मेडल जीते हैं रेसलिंग में। 2 हमें सिल्वर मेडल मिले हैं और 5 हमें ब्रोंज मेडल मिले हैं। ठीक है, एक भी हमें यहाँ पे गोल्ड मेडल कभी नहीं मिला। अगर हम पहले इंडिविजुअल मेडल के बारे में बात करते हैं जो हमको ओलंपिक्स में मिला था, वो KD जाधव लेकर आए थे रेसलिंग में 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स में। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो KD जाधव का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमारे देश के रेसलर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया को कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला, और साक्षी मलिक पहली इंडियन वीमेन रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, लेकिन उनका मेडल भी आप देखेंगे उन्होंने भी यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता था। अभी तक हमें सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल नहीं मिला है वीमेंस कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, ये सारे के सारे प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने ही हैं, नो मैटर वॉट। कैसे याद रखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन सभी प्लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये सभी एसोसिएटेड है रेसलिंग से। KD जाधव पहले हमारे रेसलर रहे हैं जो कि हमारे लिए ब्रोंज मेडल लेकर आए थे 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स में। फिर सुशील कुमार एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जो हमें 2 बार ब्रोंज और सिल्वर मेडल लेकर आए हैं 66 kg कैटेगरी में। एक बार 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और एक बार 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। फिर योगेश्वर दत्त ब्रोंज मेडल 2012 के लंदन ओलंपिक्स में लाए थे। साक्षी मलिक ब्रोंज मेडल 2016 के रियो ओलंपिक्स में लाई थी। रवि कुमार दाहिया 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल लेकर आए थे 2022 के टोक्यो ओलंपिक्स में, और बजरंग पुनिया भी ब्रोंज मेडल लेकर आए थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये सभी प्लेयर हमारे रेसलर हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेशनल जेवलिन डे हमने कब ऑब्जर्व किया। तो 7 अगस्त को हम नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 87.58 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए 7 अगस्त को हम नेशनल जेवलिन डे मनाते हैं। Who has been appointed as the head of the interim government of the Bangladesh? तो किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच इंडियन कंपनी हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पे टोटल 9 इंडियन कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें टॉप पर RIL और आपकी रिलायंस कंपनी है,
पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी जो पहली बार इस लिस्ट में आई है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।